हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजडम आईक्यू में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षित जैव मंडल में क्या अंतर होता है। ये जो टॉपिक है ये आपकी हेल्प करेगा एसएससी एग्ज़ाम्स में, स्टेट एग्ज़ाम्स में और किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। ये मेरे स्टैटिक जीके सीरीज़ की दूसरे नंबर की वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं? वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जो कि आरक्षित किए जाते हैं सरकार द्वारा, निजी संगठन द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, ताकि यहाँ पर संरक्षण हो सके पशु पक्षियों का, कीड़ों का, सूक्ष्म जीवों का और दूसरी प्रजातियों का। वन्यजीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, पर बहुत ही सीमित तौर पे होती है। यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं वन्यजीव अभयारण्य के आसपास, वो जलाने के लिए लकड़ी और फल, औषधि पौधे ये सब ले जा सकते हैं वन्यजीव अभयारण्य से, पर लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ भी कभी भी कितना भी ले जाओ अपनी मर्ज़ी से, इसकी अनुमति नहीं होती है। और जो मवेशी रहते हैं यहाँ, वो सीमित तरीके से यहाँ पे अपने पशुओं से चराई भी करा सकते हैं। हालांकि जानवरों का शिकार यहाँ पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और पेड़ों को किसी भी उद्देश्य से नहीं काटा जा सकता है। वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं, इनकी जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, वो चिन्हित नहीं होती, डिसाइडेड नहीं होती इसकी सीमा। यहाँ पर लोग अनुसंधान कार्यों के लिए और शैक्षिक कार्यों के लिए आ सकते हैं, और पर्यटन भी यहाँ पर अलाउड होता है, उसकी परमिशन होती है पर्यटन की भी। इसके लिए कोई आपको इन कामों के लिए कोई आधिकारिक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं वहाँ पर प्रतिबंध कम होता है। वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं वो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी 4 में आते हैं वन्यजीव अभयारण्य। और वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र श्रेणी में आते हैं, जो कि संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किए गए हैं। भारत में अभी तक 544 वन्यजीव अभयारण्य हैं। हालांकि लगभग 550 के आसपास हैं, पर सरकारी वेबसाइट्स में अभी अपडेट नहीं किया गया है, तो उसमें 544 ही दिखाता है। राष्ट्रीय उद्यान जान लेते हैं क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान भी प्राकृतिक संरक्षित निवास होते हैं। हालांकि यहाँ पर सिर्फ इसे सरकार ही स्थापित कर सकती है और सरकार ही नियंत्रित करती है इसे। किसी भी निजी व्यक्ति या निजी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। और इस क्षेत्र में वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की और दृश्य भूमि को सुरक्षा प्रदान की जाती है। दृश्य भूमि क्या होता है? मान लीजिए आप किसी राष्ट्रीय उद्यान में गए या किसी भी मैदान में आप खड़े हैं, तो आप चारों ओर देखते हैं, तो चारों ओर देखने पे जो चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही हैं, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सब दृश्य भूमि के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। आसपास जो आदिवासी रहते हैं या फिर पशुधन चराई के लिए भी जो वहाँ पे आप नहीं ले जा सकते अपने जानवरों को। सब कुछ प्रतिबंधित है यहाँ पर। ना आप यहाँ से अपने जानवरों को चराने के लिए ला सकते हैं यहाँ पर, ना ही यहाँ से कोई फल वगैरह या कुछ भी अलाउड नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो अत्यधिक प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। यहाँ का अगर आपको दौरा करना है तो उसके लिए आपको आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। और अनुसंधान और शैक्षिक कार्य की अनुमति होती है, लेकिन उसके लिए आपको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आपको अनुसंधान और शैक्षिक कार्य के लिए राष्ट्रीय उद्यान में जाने की अनुमति मिलेगी। और राष्ट्रीय उद्यानों की जो सीमा होती हैं वो डिसाइडेड होती हैं, वो चिन्हित होती हैं। इसके आगे राष्ट्रीय उद्यान शुरू हो गया, आप इसके आगे नहीं जा सकते, इनकी सीमाएं मार्क्ड होती हैं। और राष्ट्रीय उद्यान भी जो है वो संरक्षित क्षेत्र श्रेणी में आता है, जो कि संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किए गए हैं। भारत में अभी तक 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो था हैली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ये 1936 में स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 2018 में
राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और लेह लद्दाख में है हेमोस राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। 9 प्रत्येक हैं, 9 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में भी, और 9 ही हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान लगभग एक समान ही होते हैं, केवल एक अंतर होता है इन दोनों में, वह ये है कि वन्यजीव अभ्यारण्य में मानवीय गतिविधि अलाउड होती हैं और राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। और अभ्यारण्य जो होते हैं इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जा सकता है, पर राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। संरक्षित जैव मंडल देख लेते हैं। संरक्षित जैव मंडल में राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल होते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल होते हैं इसमें। ये सबसे बड़ी एंटिटी है संरक्षित जैव मंडल। और संरक्षित जैव मंडलों में पौधों की, जानवरों की संरक्षण किया जाता है और आसपास रहने वाले जो आदिवासी होते हैं उनके पारंपरिक जीवन को भी पुनर्स्थापित किया जाता है संरक्षित जैव मंडल में। संरक्षित जैव मंडल में एक तरीके से पूरी जैव विविधता शामिल होती है, जिसमें कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और वो पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें कि सूक्ष्म जीव, पौधे और जानवर पाए जाते हैं, ये सब संरक्षित जैव मंडल में आता है। संरक्षित जैव मंडल को 3 क्षेत्रों में डिवाइड करा गया है। पहला है कोर क्षेत्र। यहाँ पर ये एक बिल्कुल संरक्षित क्षेत्र होता है, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी मानवीय हस्तक्षेप अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर जो वन विभाग है वो सख्ती से संरक्षित करता है वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों का। दूसरा, कोर क्षेत्र के बाहर होता है बफर क्षेत्र। यह क्षेत्र जो होता है ये कोर क्षेत्र के चारों तरफ फैला होता है। इस क्षेत्र में कार्यस्थलों का प्रदर्शन, सीमित मनोरंजन, पर्यटन, चराई आदि की अनुमति होती है। और इस क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा, सबसे भारी क्षेत्र जो होता है वो होता है संक्रमण क्षेत्र। ये सबसे भारी हिस्सा होता है संरक्षित जैव मंडल का। इस क्षेत्र में कई मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि फसल उगाना, मनोरंजन, वन विज्ञान, और बस्तियों में लोग रहते भी हैं इस क्षेत्र में। ये आप देख सकते हैं, ये सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे अंदरूनी है जो, ये कोर जोन होता है। कोर जोन के बाहर ये है जो, ये बफर जोन है, और ये सबसे बाहरी जोन है जिसे आप संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। तो बस ये वीडियो यहीं पर। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की PDF चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर इस लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। और अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा भारत के सभी मुख्य जो इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनका मैं डिस्कशन करूँगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।